माँ का कठोर निर्णय। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है माँ का कठोर निर्णय। बहू, जरा एक कप चाय तो बना दे। तुम्हारे पिताजी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। सुबह से लगातार खांसी आ रही है। मुंह बनाते हुए प्रीति कहती है, माँ जी, अभी घंटे भर पहले ही तो पिताजी ने चाय पी है। अब वे फिर से चाय की फरमाइश कर रहे हैं। बाल बच्चों वाला घर है और दूध भी बाजार से आता है। अब सारा दूध चाय में ही खर्च कर देंगे तो बच्चों के लिए क्या रखेंगे। पिताजी से बोल दो, अभी चाय नहीं बन पाएगी। इतना कहकर बहू चिड़चिड़ाकर नहाने के लिए चली गई। लेकिन अर्चना जी थक सी खड़ी रह गई कि अब अपने ही घर में उन्हें चाय बनाने के लिए बहू से पूछना पड़ रहा है। बहू ने एक कप चाय बनाने के लिए मना कर दिया। मेरे पति की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है, उसके लिए बनाने में भी मुझे सोचना पड़ रहा है। तभी कमरे से अर्चना जी के पति जगदीश जी आवाज़ देते हुए कहते हैं, चाय में ज़्यादा अदरक डाल देना। सुबह की चाय में अदरक नहीं थी। अर्चना जी पति की आवाज़ सुनकर कमरे में आती है और कहती है कि अभी दूध खत्म हो गया है, जब आ जाएगा तब आपके लिए चाय बना दूंगी। और कुर्सी पे रखे हुए बहुत सारे कपड़े, जिन पर खांसी की वजह से उनके पति ने उल्टी कर दी थी, धुलने के लिए चली जाती है। रात में जगदीश जी को इतनी तेज खांसी आ रही थी कि खांसी की वजह से उन्हें उल्टी हो गई। सारे कपड़े गंदे हो गए, साथ ही साथ चादर और तकिया भी धुलने के लिए हो गए थे। सारे कपड़ों को धोकर अर्चना जी ऊपर छत पे सुखाने के लिए डाल आती है, क्योंकि सर्दियों के दिन है, धूप भी हल्की ही होती है, सूखने में टाइम भी लगता है। अब तक बहू नहा कर निकलती है और कहती है कि पूरे घर में कितनी गंदगी फैला रखी है, चारों तरफ से बदबू आ रही है। माँ जी, पूरे घर की साफ सफाई भी कर देना, मैंने तो नहा लिया है। मैं नहा कर क्या समेटने वाली नहीं हूँ बहू, वैसे भी रोज की साफ सफाई का काम मैं ही करती हूँ, तो आज भी कर दूंगी। बस आज थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि रात में बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए थे। सोचा पहले उनको धुल लूँ, फिर साफ सफाई का काम करूँगी। हाँ, घर में रहोगी तो थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा। सुना किसको रही हो, हम भी तो तुम्हें बना बना कर खिला रहे हैं। इतना कहकर बहू अपने कमरे में चली जाती है। अर्चना जी इस बात को अच्छे से समझ रही थी कि कुछ ही दिनों में बहू बेटी का व्यवहार कुछ बदल गया है। बात बात पर बहू उन्हें सुनाने लगती है, चाहते हुए भी अर्चना जी कुछ नहीं कर पाती है। बहू अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ से बात करने लगती है। इधर अर्चना जी पूरे घर की साफ सफाई करने में जुट जाती है। उसके बाद जब नहा कर आए तो उन्हें बड़ी ठंड लग रही थी। जगदीश जी ने पूछा, अरे अर्चना, तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई? अब तो दूध भी आ गया होगा, जाओ मेरे लिए चाय बना लाओ। अर्चना जी को ठंड लग रही थी, इसलिए वो रसोई में जाती है और अपने लिए भी एक कप चाय बना लेती है। 2 कप चाय बनाकर कमरे में लाकर चाय पीने लगती है। तभी उनकी बहू रसोई में खाना बनाने के लिए आई और चाय के बर्तनों को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, माँ जी जरा इधर आओ। बहू की इतनी तेज आवाज़ सुनकर अर्चना जी हड़बड़ा जाती हैं कि ऐसा क्या हो गया जो बहू इतना तेज चिल्ला रही है। अपनी चाय को कमरे में छोड़कर वह रसोई में आती है तो देखती है बहू रसोई में गुस्से से तिलमिलाए खड़ी हुई है। क्या हुआ बहू, इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, मैंने तुमसे कहा था न कि बाहर से दूध आता है, घर में गाय भैंस नहीं बांध रखी है मैंने, जो तुम चारों टाइम चाय बनाकर पीते रहो। जब सुबह मैंने चाय बनाकर दे दी थी तो फिर अभी फिर से चाय बनाने की क्या ज़रूरत थी? और थोड़ी देर बाद तो मैं खाना बनाने ही वाली थी। अर्चना जी कहती है, बहू इसमें इतनी चिल्लाने वाली बात क्या है? मैंने सुबह से ठंडे पानी में इतना सारा काम किया है और तुम्हारे ससुर जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या तो कप चाय बनाकर भी नहीं पी सकते? अर्चना जी से बहू का ताना गुस्सा सहन नहीं होता और वो बहू को इतना कहकर कमरे में चली गई। बहू को भी यह सब सहन नहीं होता और वह रसोई में बड़बड़ाने लगती है, आने तो आज तुम्हारे बेटे को, आज तो तुम्हारा हिसाब होकर ही रहेगा।
मैं अकेले ही तुम्हें अपने घर में अपने साथ क्यों रखूं? और भी बेटे हैं तुम्हारे, उनके पास भी जाओ, उनके साथ भी रहो। बहुत रख लिया मैंने, अब तुम अपने छोटे बेटे के पास जाकर रहो, वो भी तो इसी शहर में रहता है। आज तो तुम दोनों का निपटारा होकर रहेगा। इतनी सारी फरमाइश बढ़ती जा रही है, घर के इतने सारे खर्चे, सब कुछ हमें उठाना पड़ता है। बहू ने बड़बड़ाने की आवाज़ अर्चना जी के कमरे तक स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अर्चना जी भी गुस्से में चाय नहीं पीती और मन ही मन सोचती है, ठीक है, जो निपटारा होना है हो जाए, मैं भी अपने ही घर में ऐसे घुट घुट कर नहीं रह सकती। बहू ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे इस घर में मेरा कुछ है ही नहीं। अर्चना जी अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगी। आज बेटा आएगा तो उसे बात करे। इधर बहू भी अपने पति से बात करने के लिए बैठी हुई थी, लेकिन शाम होते जब उनका बेटा आकाश आया तब तक जगदीश जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। खांसी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपने पति की बिगड़ती हुई हालत को देखकर अर्चना जी घबरा जाते हैं और बेटे से कहते कि बेटा अपने पिताजी को जल्दी से डॉक्टर को दिखा लाओ, कल पूरी रात खांसी की वजह से उल्टियाँ करते रहे हैं और तो और आज उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही है। आकाश कहता है, ठीक है माँ, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ और पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। लेकिन जैसे ही कमरे में अंदर जाता है तो प्रीति उसे भड़काते हुए कहती है, क्या ज़रूरत है तुम्हें अपने पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाने की? हम लोग उन्हें अपने पास रखते हैं, खिला पिला रहे हैं, क्या यही काम है? अब तुम अपने छोटे भाई से कहो कि वो पिताजी को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाए। हर चीज़ में हम पैसे हम ही क्यों दें? जितनी तेजी के साथ आकाश कमरे के अंदर गया था उतनी ही तेजी के साथ वापस भी आ गया और कहता है, माँ आज मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत सारा काम था। तुम ऐसा करो, शिवम को बुला लो, पिताजी को अस्पताल ले जाएगा। अर्चना जी को बेटे के बदलते हुए तेवर स्पष्ट नजर आ रहे थे कि थोड़ी देर तक जो बेटा अपने पिताजी को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार था वो कमरे में जाते इतनी जल्दी थक गया। अर्चना जी अपने छोटे बेटे शिवम को फ़ोन करते हैं जो उसी शहर के दूसरे घर में रहता है। दोनों घर एक दूसरे से 5 मिनट की दूरी पे बने हुए हैं। शिवम पिताजी की तबीयत का सुनकर घर तो आता है, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने में आनाकानी करता है और कहता है, माँ मैं अपनी दुकान का काम छोड़कर आया हूँ, अभी तो डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। भैया भाभी ऑफिस से वापस आ गए हैं, आप उन्हीं के साथ पिताजी को दिखाने के लिए भेज दो। फिर दबी आवाज़ में शिवम अपनी माँ से कहता है, और फिर माँ पिताजी की पेंशन भी तो भैया ही रखते हैं। अब मैं ठहरा बिजनेस वाला आदमी, कभी बिजनेस में मुनाफा होता है तो कभी घाटा, घाटा मुनाफा तो चलता ही रहता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर महीने मेरे पास सैलरी आती हो, भैया की तरह मेरे पास हर महीने सैलरी नहीं आती। और जब भैया आपकी सारी पेंशन रखते हैं तो वही आपको डॉक्टर के पास दिखाएंगे। शिवम की 2 टूक बात सुनकर अर्चना जी को अपने आने वाले बुढ़ापे का अंदेशा हो जाता है कि उनका बुढ़ापा कैसे होने वाला है। वो दोनों बेटों की मंशा बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे थे और मन ही मन उन्होंने सोच लिया था कि वो इनका उपचार जरूर निकालेंगे। सब कुछ वो बेटी बहुओं को देने के बाद भी आज जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो बहू बेटी एक दूसरे पर टाल देते हैं और दुख तकलीफ में भी हमारा साथ देने की जगह आनाकानी करते हैं। एक भी बेटा उनके पति को डॉक्टर के पास नहीं ले जाता है। पूरी रात अर्चना जी इसी चिंता में रहती है, रात भर नींद नहीं आती है। 2 बेटे होते हुए भी पति को कोई अस्पताल दिखाने के लिए नहीं ले गया। अर्चना जी इधर से उधर करवट बदल रही थी। बीच में जगदीश जी की खांसी की वजह से नींद टूट जाती है तो उनको पानी देती है। अर्चना जी को इस तरह परेशान देखकर जगदीश जी पूछते हैं, क्या हुआ अर्चना, आज तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? पति के पूछने पर अर्चना जी की आंखों में आंसू आ गए और वो कहती है, इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी
एक भी बेटा आपको अस्पताल दिखाने नहीं ले गया, जबकि उनके पैसों की कोई कमी नहीं है। हम अपनी पेंशन का सारा पैसा बड़ी बहू के हाथ में रख देते हैं। इतना सब करने के बाद भी बेटा बहू हमारी कदर नहीं करते हैं। अगर आज हमारा यह हाल है तो जिस दिन हम दोनों बहू बेटी पे आश्रित हो जाएंगे उस दिन हमारा क्या होगा। मुझे तो अपनी आने वाले बुढ़ापे की चिंता सताए जा रही है। आज तो चलो आपकी सेवा करने के लिए मैं हूँ, और कल को अगर हम दोनों ही बीमार हो जाए तो हम दोनों की देखरेख कौन करेगा। जब मेरे दोनों बेटे पैदा हुए थे तो तुम्हारी माँ कितनी खुश हुई थी कि चलो तुम्हारे दो दो बेटे पैदा हुए हैं, घर में दो दो बहुएं आएंगी, तुम्हें किसी तरह की चिंता नहीं होगी। जगदीश जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, अरे अर्चना, तुम तो फालतू में ही चिंता कर रही हो। बेटा थका होगा इसलिए कह दिया है, कल ही मैं उससे कहूँगा तो डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। अर्चना जी अपने पति के लिए काढ़ा बनाकर लाए। वो काढ़ा पीकर सो जाते हैं, लेकिन अर्चना जी को पूरी रात नींद नहीं आई। उन्होंने सोच लिया था कि आज अपने बहू बेटों से साफ साफ शब्दों में बात करेगी। जब सभी लोग घर में नाश्ता कर लेती हैं उसके बाद अर्चना जी अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे 5,000 चाहिए। 5,000 की बात सुनकर बहू बेटे दोनों ही ऐसे देखते हैं जैसे अर्चना जी ने 5,000 नहीं पता नहीं क्या मांग लिया हो। माँ जी, तुम 5,000 क्या करोगे, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए। क्यों बेटा, तुम अपना भी पैसे कमाते हो और मेरे पेंशन के पैसे भी रखते हो, तो उन्हीं पेंशन के पैसों में से मुझे 5,000 दे दो। मुझे तुम्हारे पिताजी को डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है। बहू कहती है, माँ जी जरा सी खांसी में 5,000 कहाँ खर्च हो जाएंगे, घर पे काढ़ा पिलाती रहो ठीक हो जाएंगे। बहू काढ़ा पिलाते पिलाते पूरा हफ्ता निकल गया है, खांसी सूख गई। अगर ज़्यादा दिन तक खांसी रही तो डॉक्टर ने पिछली बार भी बोला था कि टीबी हो जाएगी। माँ जी, हम अकेले ही पिताजी का इलाज क्यों करवाए, कल शिवम भी तो आया था, पिताजी को दिखाने के लिए क्यों नहीं गया। प्रीति ने चटकते हुए कहा, बहू तुमसे इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम लोग हमारी पेंशन रखते हो। हम लोगों के दुख तकलीफ में खाने का फर्ज भी तुम दोनों का ही बनता है। यह तो कोई बात नहीं माँ जी, हम आपकी पेंशन ही तो रखते हैं, इसलिए यह सबको पता है कि आपने शिवम की बिजनेस को खड़ा करने में कितना पैसा लगाया है, और उसका घर भी तो आपने ही बनवाया है, तो क्या वो दोनों आपको नहीं दिखा सकते। बहू की बात सुनकर अर्चना जी चकित रह जाती है और अपने पति की तरफ देखने लगती है। जगदीश जी कहते हैं, बेटा यह तुम कैसी बातें कर रही हो, अभी 6 महीने पहले ही तो तुम सब ने बैठ कर के निर्णय लिया था कि पिताजी की पेंशन जो रखेगा वो उनकी देखभाल करेगा, फिर आज यह सब बातें क्यों कर रही हो। बड़ी बहू ने ही सबसे पहले इस बात पर हमें कही थी कि पूरी पेंशन मेरे हाथ में देना, मैं आप लोग की पूरी देखभाल करूँगी। अभी तो 6 महीने ही निकले हैं और बहू अपनी बात से बदल रही है। बात करते करते इतनी बढ़ गई कि बहू ने छोटी बेटी बहू को भी अपने घर पर बुला लिया और चारों में तू मैं होने लगे। अर्चना जी और जगदीश जी चुपचाप सब देख रहे थे, दोनों की आंखों में आंसू है। अपने बेटे को लड़ता हुआ देखकर अर्चना जी सोचने लगती है कि जब दोनों छोटे थे तो इसलिए लड़ते थे कि मैं माँ के साथ सोऊंगा, और छोटा कहता था कि मैं माँ के साथ सोऊंगा। मैं दोनों को अपने आस पास सुलाकर उसके ऊपर हाथ रखकर सोती थी, लेकिन बड़े हो जाने पर बच्चे कितने बदल जाते हैं। आज अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को लेकर दोनों बच्चे लड़ रहे हैं कि कौन उनके बुढ़ापे की जिम्मेदारी उठाएगा। बहुत देर तक अर्चना जी सब कुछ देखती रही। उनके बेटे बहू आपस में बात को लेकर बहस करती रहे कि माँ बाप की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, कौन इलाज कराएगा। छोटा बेटा कहता है कि तुम पिताजी की पेंशन ले रहे हो तो तुम ही उन दोनों की जिम्मेदारी उठाओगे, लेकिन बड़ा बेटा कहता है कि मैं अकेला उनकी जिम्मेदारी क्यों उठाऊं, अगर पेंशन ले रहा हूँ तो तुम्हारे लिए भी तो पिताजी ने इतना कुछ किया है, गांव का दूसरा घर तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम्हारे बिजनेस में इतने सारे पैसे उन्होंने दिए हैं, तो मैं अकेला ही क्यों उनकी जिम्मेदारी उठाऊं। बेटी बहुओं की ऐसी बातें अब अर्चना जी से नहीं सुनी जाती है।
अपने पति का हाथ पकड़कर एक ऑटो में बैठकर अस्पताल के लिए निकल गई। उधर अपने पति को अच्छे से डॉक्टर को दिखाते हैं और रास्ते से लौटते वक्त अर्चना जी अपने पति से कहती है कि हमें कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा जिसकी वजह से हम अपने घर में आराम से रह सके, रोज रोज का कलेश न देखना पड़े, खाने पीने में तंगी न सहनी पड़े, दुख तकलीफ में बेटे हमारा साथ दे। ऐसा मैं क्या करूं जिससे अपने ही घर में आराम से रह सकूं। यह सारी बातें करते करते अर्चना जी घर आ जाती है। जैसे ही अर्चना जी घर आई तो घर के माहौल को देखकर चौंक गई। घर पर बहू बेटी का माहौल कुछ अलग ही दिख रहा था। दोनों ही बेटे बहुएं ऐसे शांत और प्रसन्न दिख रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बहू बेटे के चेहरे के हाव भाव देखकर अर्चना जी समझ जाती है कि कुछ तो बात जरूर है। तभी दोनों बेटे अर्चना जी के पास कमरे में आते हैं और कहते हैं, माँ कहाँ गई थी नाराजगी के साथ। अर्चना जी कहती है, जब बुढ़ापे पर बेटे नहीं सुनेंगे तो क्या अपने पति को डॉक्टर को भी नहीं दिखाऊंगी। अपने पति को डॉक्टर के पास लेकर गई थी। फिर दोनों कहते हैं, माँ तुम्हें पता है हम दोनों ने एक निर्णय लिया है, आप उसकी सुनोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। जगदीश जी कहते हैं, तुम लोगों ने ऐसा क्या निर्णय लिया है जिसकी वजह से इतने प्रसन्न दिख रहे हो। जरूर अपने ही मतलब का होगा तभी इतने खुश दिख रहे हो। तो बहुएं कहती हैं, पहले सुन तो लो तब कुछ बात करना। अर्चना जी को अपने बेटे बहुओं की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी बड़ा बेटा कहता है, माँ हम चारों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि हम आप दोनों को बंटवारा कर लेंगे। आप हमारे पास रहना और पिताजी को हम छोटे भाई के पास भेज देंगे और पेंशन के पैसे भी आधे आधे लेंगे जिससे किसी एक पर दोनों की जिम्मेदारी नहीं आएगी। अब तुम्हें तो पता है हम लोगों के पास कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं और दो दो लोगों की जिम्मेदारी उठाना कितना मुश्किल होता है। अब एक इंसान की जिम्मेदारी तो मैं उठा सकता हूँ लेकिन दो दो लोगों की नहीं उठा सकता। हाँ माँ भैया सही कह रहे हैं। बहू बेटों की बात सुनकर जगदीश जी और अर्चना जी अवाक रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं कि बहू बेटों ने हम दोनों को लेकर इतना बड़ा निर्णय ले लिया और हम दोनों की मर्जी जानना भी जरूरी नहीं समझा। छोटा बेटा शिवम कहता है, माँ बाबूजी निर्णय लेने की कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप पूरा टाइम लीजिए और सोच समझ कर निर्णय लीजिए। वैसे भी आज रात बहुत हो गई है, हम कल फिर आएंगे, तब तक आप सोच समझ कर हमें बता देना। वैसे सोचने समझने की इसमें कोई बात नहीं है, हम लोगों ने एकदम सही निर्णय लिया है। आपने अपने फरमान सुनाकर बहू बेटे चले गए। जगदीश जी घबराए स्वर में कहते हैं, नहीं अर्चना हम बुढ़ापे पर अलग अलग नहीं रहेंगे। तुम्हें पता है गांव में मेरे एक मित्र घनश्याम को उनकी बेटी बहू ने बांट दिया था। एक बेटा अपने पिता को शहर ले गया और उसकी माँ दूसरी बेटी के साथ गांव में रहती थी। वो दोनों लोग एक दूसरे से दूर रहकर खुश नहीं थे। एक बार घनश्याम का मेरे पास फ़ोन आया था तो वो फ़ोन पर मुझे बहुत रोए थे कि उन्हें शहर में अच्छा नहीं लगता है और घर में उनसे कोई बात भी करने वाला नहीं है। गांव आकर अपनी पत्नी के साथ रहने का बहुत मन करता है। कभी कुछ अच्छा खाने का मन हो तो बहू से कह भी नहीं पाते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द भी नहीं बांट पाते हैं। और यही हाल गांव में उनकी पत्नी का भी था। दिन भर बहू के साथ काम करती लेकिन दुख तकलीफ होने पर भी किसी को अपने मन की बात नहीं कर पाती थी। मेरे मित्र को जरा सा बुखार आया था, उसकी पत्नी ने कितना कहा कि पिताजी को गांव में ही छोड़ जाओ, मैं उनकी देखभाल कर लूँगी, लेकिन गांव वाला बेटा पिताजी को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। बेचारे ठीक से देखभाल न होने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अपने पति के जाने का गम उनकी पत्नी भी सहन नहीं कर पाई और कुछ ही दिनों बाद वो भी चल बसी। अर्चना जी, मेरी तो तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है, एक तुम ही हो जो मेरी देखभाल करती हो। अगर बहू बेटे के पास हम दोनों अलग अलग रहेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और बुढ़ापे पर तो एक दूसरे की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हमें कुछ दुख तकलीफ होती है
तो कम से कम एक दूसरे के साथ उसे बांट तो लेते हैं। एक दूसरे के साथ दुख तकलीफ तो बांट लेने से मन हल्का हो जाता है। अर्चना जी अपने बेटे के निर्णय से बिल्कुल खुश नहीं थी और उन्हें पता था अगर आज वो नहीं बोलेंगे तो उनके बेटे बहू भी उनके साथ वही करेंगे जो उनके पति के मृत्यु का हाल हुआ था। सब कुछ होते हुए भी वो अपने बुढ़ापे को अलग अलग रहकर दुख दर्द में नहीं काटना चाहती थी। पूरी जिंदगी तो अपने बेटों के लिए किया था। बेटों ने जो भी फरमाइश की है उसे पूरा किया है। अपनी ज़रूरतें कम करके बेटों की ज़रूरतें पूरी की हैं। पूरी ज़िंदगी एडजस्ट में निकाल दे और बुढ़ापे पर जब बेटी बहू की बारी आई तो उन्हें माँ बाप को रखना भारी पड़ता है। दोनों पति पत्नी रात भर सोते नहीं हैं। उन्हें यही चिंता सताए जा रही थी कि वो अकेले कैसे रहेंगे। लेकिन अर्चना जी बहुत ही समझदार और सुलझी हुई महिला है। वो अपने पति को सांत्वना देते हुए कहते हैं, आप चिंता मत करो, हम सुबह दोनों बेटियों से बात करेंगे। इधर बेटे भी सुबह होने ते ही अपने माँ पिताजी के निर्णय का इंतजार करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद दोनों बेटे बहू भी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं। अर्चना जी नाश्ता करके अंदर कमरे में जाती हैं और बार बार दरवाजे की ओर देख रही है। अर्चना शायद किसी के आने का इंतजार कर रही है। बहुत देर तक वो माँ का इंतजार करते हुए और बार बार माँ दरवाजे की तरफ देख रही थी। हो और आपने क्या निर्णय लिया है? एक काम करो, आप पिताजी का सामान पैक कर दो, हम उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। और भैया 2 दिन बाद ही 1 तारीख है, पेंशन के पैसे आधे मैं भी लेने आ जाऊँगा। तभी दरवाजे पर कोई आता है। अर्चना जी जल्दी से दरवाजे के पास जाती है और कहती है, आइए आइए वकील साहब, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रही थी। तुम बेटा बहू कहता है, माँ आपने वकील साहब को क्यों घर पे बुलाया है? बेटा अब यह सारी बातें वकील साहब ही समझाएंगे। वकील साहब कुर्सी पे बैठते हुए कहते हैं, तो बेटा बात यह है कि यह घर जिसमें तुम लोग रहती हो यह अर्चना जी के नाम पर है और अर्चना जी की इच्छा है कि उनके बेटे बहू इस घर को खाली कर दे। अब वो बेटी बहू के साथ इस घर में रहना नहीं चाहती हैं। वकील साहब की बात सुनकर दोनों बेटे बहू अवाक रह जाते हैं। चिल्लाते हुए कहते हैं, माँ तुम पागल हो गई हो, अपने ही बेटे बहू को घर से निकाल रही हो। दोनों बहुएं भी आकर तरेरते हुए कहते हैं, बुढ़िया बुढ़ापे पर सठिया गई है जो दोनों को घर से निकालने की बात कर रही है। एक बार वकील को बुलाने से पहले मुझसे पूछ तो ली होती। माँ अर्चना जी के पास में पड़े हुए एक डंडे को उठाकर दोनों बेटों की तरफ जाकर कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हम दोनों पति पत्नी को अलग करने के और अपना निर्णय मेरे सामने थोपने की? पहले मुझसे पूछा था तुमने, तुम चारों ने निर्णय ले लिया हम दोनों को अलग अलग करने का। तब तुम्हें जरूरी नहीं लगा कि एक बार माँ और पिताजी से भी पूछ लें कि वो क्या चाहते हैं? और आज दो बेटों के लिए बूढ़े माँ बाप बोझ हो रहे हैं। मुझे ऐसे बेटी बहू के साथ नहीं रहना है और तुम लोग अच्छी तरह से जानती हो यह घर में मैं ही इस घर को बनवाने के लिए अपने पति के फंड के सारे पैसे दिए थे। छोटे बेटे शिवम से भी अर्चना जी कहती है, शिवम तुम्हारे बिजनेस में जितने भी पैसे लगाए थे सारे पैसे सूद समेत वापस कर देना और तुम लोगों को अब हम अपनी पूरी कौड़ी भी नहीं देंगे। आज अर्चना जी चुप नहीं रहती हैं, अपने बेटे को ऐसी खरी खोटी सुनाती हैं कि वे दोनों सिर्फ सुनते ही रह जाते हैं। माँ तुम अपने ही बेटों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उनको दिए हुए पैसे सूद समेत वापस कैसे मांग सकती हो? क्यों बेटा क्यों नहीं मांग सकती? जब तुम्हें सब कुछ देने के बाद भी तुम लोग अपने पिताजी को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए नहीं ले जा सकते, 1000 खर्च नहीं कर सकते, तो हम लोग बुढ़ापे पर तुम लोगों पे अपने लाखों रुपए क्यों लुटाए? वकील साहब कहते हैं, माता जी मैं आगे के कागजात तैयार करवाता हूँ और बेटी से कहता है तुम ही अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लेना। इतना कहकर वकील साहब चले जाते हैं। अपनी माँ के ऐसे स्वरूप को देखकर दोनों बेटे बहुओं के होश उड़ गए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उनकी माँ कभी ऐसा भी कर सकती है। उन्हें तो लग रहा था सब कुछ
लेने के बाद चुपचाप से घर का काम करवाएंगे और दोनों को अलग अलग करके रखेंगे। लेकिन आज तो उनकी चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई। आज वो दोनों माता पिता को अलग करने की बात नहीं करते तो वो आज अर्चना से इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। दोनों बहुओं बेटों को समझ में आ जाता है कि वे जो करने जा रहे थे उसकी वजह से उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। अपनी गलती को मानकर माफ़ी मांगने के लिए आ जाते हैं या यह कहिए कि लालच में अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, माँ आप दोनों इसी घर में रहिए और हमें भी इसी घर में रहने दीजिए। हम आपको कहीं भी जाने के लिए नहीं कहेंगे और घर के कोई काम भी नहीं कहेंगे। बहू कहती है, हाँ हाँ माँ जी, मैं आपसे घर के कोई काम नहीं करवाऊंगी, समय से खाना नाश्ता दूंगी, लेकिन आप हमें घर से मत निकालिए। अर्चना जी बेटी बहू की बात सुनकर कुछ नहीं कहती है। डंडे को एक तरफ पटक कर पति का हाथ पकड़कर कमरे में आ जाती हैं। अपने पत्नी के ऐसे रंग रूप को देखकर जगदीश जी कहते हैं, अर्चना आज तो तुमने कमाल कर दिया। हाँ जी, अगर हम अपना सब कुछ बेटी बहू को दे सकते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर हमें इसका एहसान जताना भी ज़रूरी है, वरना बेटे बहू को हमारा सब कुछ लेने के बाद भी यह लगता है कि 2 रोटी देकर वो हम भी एहसान कर रहे हैं। मुझे उनकी एहसान की रोटी नहीं खानी है, सब कुछ मेरा होते हुए भी पूरे हक के साथ खानी है और यह सब कुछ मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए किया था। अब आगे से हम दोनों को अलग अलग करने का और हम दोनों को परेशान करने की उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ेगी और अब से मैं पेंशन के पैसे भी नहीं दूंगी, अपने पास रखूंगी। पहले ही उन दोनों को बहुत कुछ दे दिया है, पेंशन के पैसे अपने पास रखूंगी। अर्चना जी के इस निर्णय के बाद तो उनकी बेटी बहू उनकी बड़ी सेवा करने लगे, माँ जी करने लगे और कभी भी अब उनसे गलत बात नहीं बोलते हैं। खाने पीने में टोका टोकी नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है अगर कुछ भी गड़बड़ किया तो माँ जी घर से निकाल देंगे। तो दोस्तों, कभी कभी अपने लिए कठोर निर्णय लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, फिर चाहे सामने वाला बेटा बहू हो क्यों न हो। अगर बात आत्मसम्मान पर आती है तो अर्चना जी की तरह निर्णय लेना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।